हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और उसी में हम बात करेंगे आज आपका चैप्टर नंबर आपका 2 पर। और इसमें देख रहे थे संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, तो रिसोर्सेज में लोग कैसे हैं, मानव पूंजी क्या है, कैसे निर्धनता रेखा थी, इन सभी के विषय में हम लोग आपको पढ़ चुके थे और बहुत सारी कहानी को हमने देखा और इन सब चीजों को हमने बात करी। भारत में निर्धनता रेखा क्या है, किस तरह की सारणी है, पूरी चीजों को मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। तो कुछ आज हम लोग आगे बढ़ रहे थे और हमने शिक्षा को कंप्लीट कर कर अब हम स्वास्थ्य की तरफ आगे ध्यान दे रहे थे। अब हमको थोड़ा सा ध्यान से बढ़ना है, ध्यान दीजिए और हम पढ़ना शुरू करते हैं वापस। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का केवल यह अधिकार है, बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करना तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ में लाने के लिए भी अनिवार्य है। यद्यपि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है, महिला की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% से अधिक है। कितना है? साक्षरता दर करीब 16% से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत नागरिक क्षेत्रफल में साक्षरता दर करीब 14.2% से अधिक है। 2011 में केरल जिलों में साक्षरता आपका 94% है। क्या आप अगर 2011 के डाटा देखोगे और एक राज्य है केरल, केरल में अगर आप लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर को आप देखेंगे तो कितनी है? 94% आपका साक्षरता दर है। जबकि बिहार में आपका 62% है और 2019-20 में प्राथमिक स्कूल में आपका इतनी लाख से भी अधिक है। कैसा है? इतने लाख से भी अधिक है और अधिक गांव में फैली है। दुर्भाग्यवश शिक्षा इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर पढ़ाई लिखाई के बीच छोड़ने के उच्च दर कमजोर कर दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। कैसा है? सर्व शिक्षा एक महत्वपूर्ण अभियान है, यानी कि बच्चों को प्राथमिक एजुकेशन भी मिले, बच्चों को शिक्षा मिले। तब सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। याद रहेगा? राज्य, स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार के लिए एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल नोटों से प्रारंभ किया गया। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को धारण करने के लिए पोषण स्तर की सुधार, दोपहर के भोजन की योजना का क्रियान्वयन किया गया। कैसा किया गया? दोपहर की योजना का क्रियान्वयन। आप देखते हैं बच्चों में स्कूलों की संख्या बढ़े, बच्चे स्कूल में आए, उनके लिए दोपहर का भोजन जिसको हम मिड डे मील कहते हैं, मध्यांतर भोजन, दोपहर का भोजन इस नाम से भी जाना जाता है। ऐसी योजना और स्कीमों को लाया गया ताकि जो बच्चे दोपहर के बाद स्कूल से घर चले जाते थे खाना खाने के लिए और वो वापस नहीं आते थे, क्लियर है? तो इससे क्या होता था, बच्चों का जो आपका ड्रॉप आउट केस था वो बहुत ज्यादा आपका बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। तो सरकार ने एक योजना चलाई कि बच्चों को पोषण युक्त भोजन भी मिले और क्या हो सके उनकी वृद्धि हो, उनको पोषण के साथ साथ उनका स्कूल ड्रॉप आउट ना हो। इसीलिए सरकार ने ध्यान देते हुए मध्यांतर भोजन स्कीम नामक कार्यक्रम चलाया। इन नीतियों ने भारत में शिक्षा की संख्या में वृद्धि की। यानी जो भी नीति चली है इसमें भारत में एजुकेशन में क्या हुआ है, आपका प्रभाव पड़ा है और बच्चे आपका शिक्षित हुए। तो पहले इतना, अब आप देखिए क्या लिटरेसी थी और कैसे आपके चलाए गए बहुत सारे अभियान और योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस प्रकार प्रयास किए और वर्तमान में वो प्रयास किस रूप में आपको दिखाई देते हैं, कैसी क्या स्थिति है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए।
वर्ष, महाविद्यालय महाविद्यालय की संख्या, विश्वविद्यालय की संख्या, विद्यार्थी, शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सारे चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। 1950 और 51 और इसके बाद 1990 और 51, उसके बाद देखिए 2010 और 11 और यहाँ देख लीजिए 2019-20। इन डाटाओं को हम लोग देखेंगे, वैसे देखेंगे सभी को, और इन डाटाओं पे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग आपका ध्यान रखें। तो आप देखिए 1950 और 51 में हमारे टोटल भारत में 750 विश्वविद्यालय थे। कितने थे? 750। और महाविद्यालय थे। इनमें विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 30। और विद्यार्थी थे 2,63,000। कितने थे? 2,63,000। शिक्षक एवं यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में कितने थे? 24,000 आपके शिक्षक थे। फिर उसके बाद जब ये नंबर घटा बढ़ा, अब 1991 का एक दौर आया जो बड़ा अच्छा माना गया था और एकदम सही बड़ा टाइम था क्रूशियल। 1991 और 91 का समय 7,346 आपके महाविद्यालय हो गए, 177 आपके क्या हो गए? विश्वविद्यालय हो गए, 49,000 ये कुछ विद्यार्थी हो गए, और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो गए। तो निरंतर इनमें वृद्धि और बढ़ाव आपको देखने के लिए मिला। निरंतर संख्या जो है आपकी बढ़ी। देखिए कैसी है? बढ़ रही है ना? तो आपको निरंतर बढ़ती हुई संख्या इनमें जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है, इन सब में निरंतर बढ़ती हुई जो संख्या है ये आपको दिखाई देगी। देख लीजिए, तो आज की तारीख में 44,374 हमारे पास महाविद्यालय, 12,036 हमारे पास विश्वविद्यालय, इतने करोड़ इतने लाख विद्यार्थी, 12,07,204 हमारे पास इतने टीचर शिक्षक हैं। देख लीजिए, ये डाटा है हमारे एजुकेशन में सुधार का। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई फर्म का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, हॉस्पिटल, कुछ भी मान लीजिए, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई कुछ भी हो, मतलब उसको हमने एक नाम दिया है फर्म, ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी क्षमता को प्राप्त करने, बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। कोई भी अस्वास्थ्य स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने के लिए सक्षम नहीं है। वास्तव में स्वास्थ्य में अपना कल्याण करने के लिए एक अपरिहार्य आधार है। कह रहा है स्वास्थ्य में अपना कल्याण करना एक परिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए किसी भी देश की प्राथमिकता होगी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य जनसंख्या में अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देने पर हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा, इन तक पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी, निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आपका सेवा के लिए अपेक्षाकृत स्वास्थ्य और अधिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। क्या किया है? जनशक्ति का निर्माण। तो ये सारे ऐसे पहलू हैं, ये सारे ऐसे चीज हैं जो इन सब चीज के वजह से ही ये सारे हमको चीजें दिखाई देती है बढ़ती हुई, और हम इनको बड़े अच्छे से महसूस भी करते हैं। ये चीजें किस तरह से हो रही हैं, कैसे हैं और क्या स्वास्थ्य है। अब देखिए, इन उपाय को जीवन प्रत्याशा, अब आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, आपको जितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होंगी, इन सब चीज से क्या होगा? आपका जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। जीवन प्रत्याशा का मतलब है जीवन जीने की जो आयु है वो आपकी वृद्धि होती है, उसी को कहते हैं जीवन प्रत्याशा। 2016 में 69.4%, शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2016 में 36 पर आ गई थी।
जहां शिशु मृत्यु देखिए कि जहां शिशु मृत्यु दर क्या था 1950-51 में क्या था, ध्यान दीजिए 1000 पर, क्योंकि हम जब भी मापते हैं शिशु मृत्यु दर 1000 पर मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए कितने पर मापते हैं, 1000 पर। तो ऐसे मापते हैं कि 1000 बच्चों पर कितने थे 1947 में 147 बच्चे, और वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 1000 शिशु मृत्यु दर पर अगर हम देखें कितना है 36, तो कहाँ 36 और कहाँ 147, तो एक आपको बड़ा लार्ज नंबर आपको दिखाई देगा कि हमने शिशु मृत्यु दर में बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि शिशु मृत्यु दर कम है। अधिशोषित जन्म दर जो आपकी बर्थ रेट है, ठीक, और 2020 में 18 में गिरकर 2 हो गई है। मृत्यु दर कितनी है 6.2, कितनी है अब 6.2 मृत्यु दर है, ठीक, और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर में देखभाल हुई है, आत्मविश्वास, भावी प्रणाली, अनेक आंकड़े उपयोगी हैं, इसमें बहुत सारे उपयोगी हैं। अब जैसे उनको आंकने, उनको उपयोगी करने, आत्मविश्वास करने, सूचना करने, इन सारे चीजों पर हम इनको अच्छे से देख सकते हैं, दिखाया गया है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि क्या जीवन प्रत्याशा का महत्व। उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, यह है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर आपका अगर आपके चोट लगे है, कोई आपको स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो प्राइमरी इलाज आपका अच्छे से हो सके उसके लिए। फिर उसके बाद आते हैं जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल 2014, 2015, 2016, 17, 18 और 19, और अभी क्या चल रहा है 24 अंतिम, यानी कि 25 का भी आपको दिखाई देगा। और इसके बाद आप देखिए सरकारी अस्पताल में बिस्तर की क्या व्यवस्था है, यानी कि जो बेड हैं उनकी क्या व्यवस्था है। भारत में पंजीकृत डॉक्टर कितने हैं, नर्सिंग यानी कि ANM, RN और आपका जितने ANM, GNM, HIV वगैरह के जो केस होते हैं, इनसे संबंधित क्या सुविधा है, क्या आंकड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं कितने एलोपैथी के डॉक्टर हैं, कितने आयुर्वेद में आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। आप इस सारणी से संबंधित समझ सकते हैं। ये डाटा 2014 टू 2019 के बीच का है, ये हमको देख। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आपका प्राइमरी चीजें नहीं है। कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों को हेल्थ एजुकेशन को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। भारत में कुल मिलाकर 542 मेडिकल कॉलेज, 333 आपका डेंटल कॉलेज, और केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से भी अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। यानी कि ये 4 स्टेट ऐसे हैं कि अगर सारे राज्यों को ऐड कर लें तो भी इनके ज्यादा बैठेंगे औरों से, यानी कि 28 राज्यों में 24 राज्यों से भी ज्यादा आपके मेडिकल कॉलेज इनके अंदर है। तो जहां पर मेडिकल कॉलेज होंगे, डॉक्टर अच्छी सुविधा मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होगी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आदमी के हेल्थ पर और आदमी की शिक्षा पर बड़ा इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और बड़ी चीजें ही इसके रूप में दिखाई देती हैं। क्योंकि आप इनको बड़े अच्छे से देखिए कि अगर आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा है तो स्वास्थ्य सुविधा है तो आपको तुरंत उपचार मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट सुविधा है तो बहुत ही आपको किफायती दर पर, किफायती मतलब सस्ते रेट पर आपका स्वास्थ्य इलाज होगा। शायद जो बुखार आपका एक नॉर्मल बुखार आ जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपए की पर्ची कटाकर, 5 रुपए की या 20 रुपए की पर्ची कटाकर आपको जब आप इलाज कराएंगे, सरकारी अस्पताल से आपको दवाइयां मिल जाती हैं, तो लगभग पूरे मतलब एक मान लीजिए 50 से 60 रुपए में आपका बुखार उतर जाएगा एक हफ्ते का। लेकिन जबकि वहीं अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में दिखाते हैं तो डॉक्टर की मिनिमम 500 रुपए आज तारीख में फीस होती है, 1500 रुपए की दवाई लिखता है, 2000 में जाकर कहीं किसी का बुखार उतरेगा। तो कहाँ 50 रुपए और कहाँ 2000 रुपए, तो एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता होगा कि शिक्षा की जिम्मेदारी और एजुकेशन की जिम्मेदारी और हेल्थ जैसी चीजें, एम्प्लॉयमेंट,
हम सब गवर्नमेंट पर ही क्यों वापस थोपते हैं, सरकार ही क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो देश की नीति निर्माता है, उसके हाथ में देश के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। तो जिसके हाथ में देश के आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो देश को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक, और डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो शासन में बैठा है। क्लियर है? जो विधायिका आपका चला आ रहा है, जो कार्यपालिका का प्रमुख है, उसी की सारे अंडरटेकिंग है, और ये सारी चीजें उसी की हैं कि अपने यहाँ क्षेत्र, अपने यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्राइमरी एजुकेशन की चीजें, टेक्निकल, इन सब चीजों को निरंतर अच्छा रखें, बढ़िया बनाए रखें, शिक्षा का प्रसार हो, उनका विस्तार हो, सारी सुख सुविधा हो, और साथ साथ आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ने वाला वो प्रयास रस हमेशा रहे कि हमारे यहाँ किन किन चीजों की भविष्य में सोच वो आपके विकसित करे कि कौन कौन सी चीजें हमारे यहाँ होनी चाहिए, भविष्य में क्या क्या जरूरी है, किन किन चीजों का आपका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, किन से हमारे लिए लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इन सारी चीजों को देखना, करना, महसूस करना ये सरकार की ही जिम्मेदारी का काम है। अगर हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा और ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो लोग स्किलफुल होंगे। स्किलफुल होंगे तो वो लोग काम कर सकते हैं, नई नई चीजों को बना सकते हैं, पूरे विश्व में राज कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आप एक छोटे से देश देखिए जिनकी जनसंख्या 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के आसपास है, और वो पूरे अपने आप में डेवलपमेंट कहलाते हैं, डेवलप कंट्री कहलाते हैं। हमारे पास 130 करोड़ से भी, 125 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या है, लेकिन देखिए हम आज भी आपका विकासशील देशों में आते हैं। हमारे यहाँ जीवन स्तर आज भी निम्न है। भारत में आज भी 22% लोग गरीब रहते हैं। अभी हमने पढ़ा और आपका देखा। और अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी, ट्रेनिंग की। हमारे पास इतनी पब्लिक है, और हम चाहे तो उसको बड़ा अच्छे से रिसोर्सेज के रूप में यूज कर कर बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं, अगर हम देखना चाहें, बदलना चाहें, करना चाहें तो ये सारी चीजें हमको बहुत बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगी, और हम इनको देखेंगे। देख लिया? तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब इन सब चीजों की जानकारी हमें कौन देता है? तो बहुत सारे हमारे पास है, ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है। नेशनल हेल्थ जो आपका प्रोग्राम है, एनएचएआई, एनएचएआई के प्रोग्राम से भी हमको मिलता है। नेशनल हेल्थ एजुकेशन जो है उसके आपसे हम बहुत कुछ आपका हमको पता चलता है, क्या डाटा है, क्या स्थिति है, किस तरह के हमारे यहाँ सिस्टम है। इन सभी चीजों का हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और उसी से हमको पता चलता है कि भाई क्या स्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है, और क्या ये सारी चीजें क्लियर है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब एक नए देखेंगे, शिक्षा और हेल्थ हमारा समाप्त हो गया। अब हमको बेसिकली बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे, और बचे उसके क्वेश्चन पर, तो कल हम उसको अंतिम रूप देंगे चैप्टर को। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।